नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कशन होता है। कौन कौन से उससे रिलेटेड एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं उन सब का डिस्कशन होता है। देन उसके बाद जो है वो आगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं उनका डिस्कशन होता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल मायोलेमा। ठीक है, मल्टीपल मायोलेमा जो है बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जो है वो इससे जो जो क्वेश्चन निकल के आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को हम जो है वो फिनिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। अगर हम बात करें तो दोस्तों मल्टीपल मायोलेमा से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें हमारे पास में आता है कि मल्टीपल मायोलेमा जो है वो किस प्रकार का है, इसके अंदर जो है वो होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है, किस किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन लग सकते हैं, किस किस तरीके से आप जो है वो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है वो मल्टीपल मायोलेमा में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देर ना करते हुए, बड़ा छोटा टॉपिक है बट थोड़ा सा जो है वो आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। इस कंफ्यूजन को भी हम आज की क्लास में जो है वो फिनिश कर देंगे और पूरा अच्छे तरीके से जो है वो इसको डिस्कशन कर देंगे। बेसिकली जो है वो ये हमारे पास में जो है वो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, उनका ही डिफेक्टिव जो है वो पार्ट होता है। यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स है उसकी हमारे पास में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। हम कह सकते हैं कि वो कैंसर टाइप से बढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा सेल्स जो है वो मल्टीपल मायोलेमा कहते हैं। तो वन बाय वन करके जो है वो इसको पढ़ते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीपल मायोलेमा का शॉर्ट फॉर्म हो गया एमएम। ठीक है, इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये जो है वो हमारे पास में ब्लड कैंसर है दैट अराइज फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और कहां से उत्पन्न होता है, प्लाज्मा सेल्स से उत्पन्न होता है। ठीक है, ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। कुल मिला के आपको याद यही रखना है कि जो हमारे पास में प्लाज्मा सेल है, ठीक है, ये जो है वो उसमें डिफॉर्मिटी आती है, उसमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल मायोलेमा जो है वो होता है। अब इसके अंदर मल्टीपल मायोलेमा प्लाज्मा सेल्स बिकम एबनॉर्मल। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में प्लाज्मा सेल है, ठीक है, प्लाज्मा सेल जो है वो एबनॉर्मल होगी, मल्टीप्ली अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अनकंट्रोल तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई होगी। नॉर्मली जो है वो जितनी चाहिए होती है उतना ही जो है मल्टीप्लिकेशन होता है और इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर जो प्लाज्मा सेल्स है वो एबनॉर्मल तरीके से होगी, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगी एंड एक्यूमुलेट इन द बोन मेरो, और बोन मेरो के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब अगर बोन मेरो के अंदर एक्यूमुलेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना। एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक होता है मल्टीपल मायोलेमा। दोनों में जो है वो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी हम जो है वो 2-3 दिन के बाद में लेंगे। देन उसके बाद जो हम आगे इसमें बढ़ेंगे। आज हमारे पास में आया है दोस्तों मल्टीपल मायोलेमा हो वो एक तरीके से ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, जैसे ल्यूकेमिया होता है वैसे ही हमारे पास में उसी टाइप का जो है वो ब्लड कैंसर होता है। ये बेसिकली जो है वो किसको अफेक्ट करता है, ल्यूकेमिया तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी को जो है वो अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में जो प्लाज्मा सेल्स है उसको अफेक्ट करता है। और वो प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या करती है दोस्तों, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि वो प्लाज्मा सेल जो है वो बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई होने के बाद में वो सारी की सारी एक्यूमुलेट हो जाती है। कहां के अंदर दोस्तों, बोन मेरो के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी सेल प्रोडक्शन है, आपको पता ही है कि जो हमारे पास में आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है या फिर डब्ल्यूबीसी है या फिर जो प्लेटलेट है, इन सब का फॉर्मेशन कहां पे होता है दोस्तों, बोन मेरो के अंदर होता है। ठीक है, अब ये बोन मेरो के अंदर होता है तो ये सारी की सारी जो प्लाज्मा सेल्स थी, ये प्लाज्मा सेल्स बोन मेरो के अंदर जो है वो हमारे पास में जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद इन सब का जो है वो प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मल्टीपल मायोलेमा। कोजेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों कोजेज जहां तक हम कहेंगे तो एग्जैक्ट कोजेज जो है वो इसका नहीं पता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है।
ठीक है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला की वजह से होता है। ठीक उस तरीके से हमारे पास में इसका कोई एग्जैक्ट कोजेज जो है वो नहीं है, एग्जैक्ट कोजेज इज अननोन। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है कि इसी की वजह से मल्टीपल माइलोमा जो है वो होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें रिस्क फैक्टर काम करते हैं जो कि यहां पे लिंक्ड करते हैं, जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं रेडिएशन हो गया, जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम आ गई, या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो कोई चीज की दिक्कत आ गई, ज्यादा रेडिएशन हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, या ऐसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करें जहां पे रेडिएशन सबसे ज्यादा है, वहां पे अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर जो है वो मल्टीपल माइलोमा हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे कार्सिनोजेनस गैसेज ऐसी होती है जो कि एनवायरमेंट में फैलती है, या बहुत सारे लोग जैसे कि पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, पेंट जो हम कलर करते हैं, ठीक है, पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, यहाँ या जहां पे बहुत ज्यादा जो है वो गैसेज या वेस्ट प्रोडक्ट, जो इंजुरियस वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अगर वहां पे काम करते हैं एनवायरमेंट फैक्टर में, तो भी मल्टीपल माइलोमा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, क्रोनिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन इन द सेंस कि अगर कंटिन्यूअस हम जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेटेड करें, कंटिन्यूअस जो है वो जानबूझ के, कहते हैं ना कि जानबूझ के जो है वो हम किसी न किसी चीज को ट्रिगर कर रहे हैं, किसी को जो है वो परेशान कर रहे हैं, तो वो विकराल रूप धारण करेगा ही करेगा। ठीक है, किसी जानवर को, जानवर नॉर्मली जा रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी जानवर को हम लाठी मारेंगे या मान के चलिए कि किसी को छेड़ते हैं तो फिर वो विकराल रूप धारण करेगा। तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है वो हम बार बार जो है वो उसको एक्टिवेटेड करेंगे। अब इम्यूनिटी बढ़ेगी मतलब एंटीबॉडीज कहां बन रही है? बोन मेरो के अंदर में। अब बोन मेरो के अंदर में जो है प्लाज्मा सेल्स है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मल्टीपल माइलोमा जो है हमें बेसिकली जो है वो देखने को मिलता है? रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि ये डायरेक्टली उस डिजीज को उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उस डिजीज को पैदा होने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसको जो है वो डेवलप होने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर आ गया कॉमन आफ्टर 60 ईयर्स। जैसे जैसे एज बढ़ती है और जैसे जैसे एज जो है वो हमारे पास में 60 साल से ऊपर जाती है, तब आपको पता है कि बोन मेरो अपना फंक्शन जो है वो धीरे धीरे स्लो कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, 60 ईयर से ऊपर तक जाती है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमें मल्टीपल माइलोमा जो है देखने को मिलता है। देन ये जो है वो स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल। अब देखो यहां पे भी बेचारे आदमियों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। ठीक है, ये भी जो है मेल के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक्चुअली इसका रीजन यही है कि मेल की इम्यूनिटी भी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जहां पे भी अगर इम्यूनिटी ज्यादा वाली बात आएगी ना, वहां पे मल्टीपल माइलोमा होने की संभावना ज्यादा है। जिसको इम्यूनिटी या जहां पे इम्यूनिटी ज्यादा होने की संभावना, वहां पे मल्टीपल माइलोमा होने की भी संभावना जो है वो ज्यादा है। रेस की अगर हम बात करें तो मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन को जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों हाई रिस्क इफ क्लोज रिलेटिव है मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, अगर फैमिली में किसी को क्लोज रिलेटिव में भाई बहन या माता पिता या दादा दादी किसी भी क्लोज रिलेटिव को अगर मल्टीपल माइलोमा है, तो हो सकता है जो नई नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मल्टीपल माइलोमा जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ओबेसिटी। तो जो जो मोटे लोग हैं वो ध्यान रखें दोस्तों, ओबेसिटी भी जो है मल्टीपल माइलोमा को जो है वो कॉज कर सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर, जो कि मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, जेनेटिक म्यूटेशंस आया था, तो जहां पे रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा होता है वहां पे जो है वो हमारे पास में होता है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे फैक्ट्री वगैरह है या फार्मर्स है, जहां पे हम जो है वो बहुत सारे कीटनाशक या ऐसी कोई चीजें जो है वो लगते हैं, पेट्रोलियम वर्कर्स है जहां पे गैसेज अंदर जाती है, उन सब में भी जो है वो मल्टीपल माइलोमा होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इन द सेंस कि कैसे जो है वो प्रोग्रेशन होता है इस डिजीज का। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल है जिसको हम मायोलिमा सेल्स कहते हैं। अब देखो मायोलिमा सेल्स, मायोलिमा मतलब एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स को क्या बोला? एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स को हमने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड, हमने बोला दोस्तों मायोलिमा। और ये बहुत अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाती है, जिसलिए इसको नाम दिया दोस्तों मल्टीपल मायोलिमा। क्लियर है?
माइलिमा किसको बोला? माइलिमा हमारे पास में आ गया दोस्तों एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है। जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है उसको हमने बोला दोस्तों माइलिमा, और जो मल्टीपल बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है इसलिए इसको बोला मल्टीपल माइलिमा। तो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है कहां पे? बोन मेरो के अंदर। अब बोन मेरो के अंदर क्या हो जाएगा? तो बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों? दे प्रोड्यूस एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। बेसिकली तो जो है वो हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से होते हैं? 5 ही टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है बेसिकली होते हैं। लेकिन ये फिर एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? एम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, कार्ड एम प्रोटीन या पैरा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मल्टीपल माइलेमा होता है उसमें जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको पैरा प्रोटीन या एम प्रोटीन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना है, पैरा प्रोटीन या फिर एम प्रोटीन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एंड दे सीक्रेट फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं? ये क्या करेंगे? देन इसके बाद में डिस्ट्रॉय बोन। अब देखो जो चीज बोन मेरो में एक्यूमुलेशन हो रही है, जो प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है जिसको हमने मायोलेमा बोला, अब वो सारे के सारी मायोलेमा जो हो वहीं पे जाके इकट्ठी हो रही है, तो डिस्ट्रॉय, वो बोन को डिस्ट्रॉय करेगी। भाई कोई भी चीज वेस्ट प्रोडक्ट अगर कहीं जाके जमा हो रहा है तो वहां पे जो है वो आगे कंटामिनेशन ही कोज करेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये क्या करेगी दोस्तों? बोन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? बोन लीजन्स बन जाएंगे, बोन के अंदर जो है वो लीजन्स बन जाएंगे। एंड सप्रेस नॉर्मल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को जो है वो सप्रेस कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास में इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको जो है वो सप्रेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि नए इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होगी। एंड नेक्स्ट, कोज एनीमिया, किडनी फेलियर और इन्फेक्शन, ठीक है। एनीमिया कोज करेंगे, किडनी फेलियर करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ब्लड को अफेक्ट करते हैं, देन किडनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सबको अफेक्ट करते हैं। तो ये याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन कौन से ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे पास में मल्टीपल माइलेमा के? तो मल्टीपल माइलेमा के लिए याद रखना आपको दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कैर्ब, ठीक है, CRAB, कैर्ब जो है वो याद रखना। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सी आता है कैल्शियम एलिवेशन, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। क्यों दोस्तों? वो इसलिए हो जाएगा कि बोन मेरो के अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो इकट्ठी हो जाएगी तो जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएगी। वो जो बोन वाला जो कैल्शियम है वो कहां पे आ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। और कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों? हाइपर कैलेमिया की कंडीशन आ जाएगी। आपने देखा होगा, ठीक है ना, जब हमने कैल्शिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन देखा था, ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा था कि ये दोनों जो है वो इक्वली काम करते हैं। तो जब जैसे बोन जो है वो हमारे पास में डैमेज होगी, बोन डैमेज होगी, तो जो बोन का कैल्शियम है, ठीक है, वो कैल्शियम कहां पे आ जाएगा दोस्तों? ब्लड के अंदर आ जाएगा। हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपर का मतलब हो गया इंक्रीज, और कैल्शियमिया का मतलब हो गया इन द ब्लड। क्या हो गया दोस्तों? इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो कंडीशन आ गई हाइपर कैल्शियमिया, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा हमें? नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एंड कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। ये होता है C4 कैल्शियम एलिवेशन। R4 आएगा रीनल इंपेयरमेंट। रीनल इंपेयरमेंट इन द सेंस कि जो हमारे पास में किडनी काम कर रही थी, अब किडनी हमारे पास में क्या काम करती है दोस्तों? फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, यही तो करती है। अब रीनल इंपेयरमेंट होता है मतलब किडनी अपना सही तरीके से काम नहीं करेगी, जिस कंडीशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? रीनल फेलियर हो जाएगा। ए स्टैंड करता है हमारे पास में एनीमिया, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये सारे बोन मेरो के अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएंगे। अब एक्यूमुलेशन हो जाएंगे तो नई जो है वो हमारे पास में आरबीसी जो है वो नहीं बनेगी। क्या होगा कि जो न्यू आरबीसी है वो नहीं बन पाएगी। साथ के साथ आरबीसी बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा होता है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन
इरिथ्रोपोइटिन, और वो इरिथ्रोपोइटिन कहां से सीक्रेट हो रहा है? वो हमारे पास में किडनी से सीक्रेट हो रहा है। अब किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, अब ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है तो वो कैसे बेचारी इरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट करेगी? इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब एनीमिया होगा तो फटीग होगा, वीकनेस होगी, पैलर होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लास्ट आ जाता है B4, ठीक है, ये होता है बोन लीजन्स, जो कि ऑलरेडी है कि सारे प्लाज्मा सेल जो है वो हमारे पास में बोन मेरो में जाके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और बोन मेरो में एक्यूमुलेट हो चुके हैं तो वहां पे धीरे धीरे जो है वो लीजन्स बनाना चालू कर देंगे। तो बोन पेन होगा, स्पेशली बैक, रिब्स एंड जो है वो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। बैक और जो हमारे पास में रिब्स वाली जो है वहां पे फ्रैक्चर देखने को मिलेगा ऑलरेडी जो है वहां पे। तो ध्यान रखना हमारे पास में क्लिनिकल सिम्टम्स आ गए, कर्व, C4 कैल्शियम एलिमिनेशन, R4 रेनल इंपेयरमेंट, A4 एनीमिया, B4 बोन लीजन्स। ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स फॉर मल्टीपल मायलोमा। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो पहली चीज आ गई फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स जब हमारे पास में WBC या जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज ये डिक्रीज हो गए तो इन्फेक्शन तो होना ही होना है। जब हमारे सैनिक ही मर जाएंगे तो देश पे हमला तो सीधी सी बात है। तो वो ये चीज होगी कि फ्रीक्वेंट बार बार जो है वो इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे WBC भी नहीं है, या WBC नहीं है तो दूसरा हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देखा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों वेट लॉस होगा, सॉरी, प्रॉपर जो हो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जिसकी वजह से जो हो वेट लॉस होगा। और लास्ट न्यूरोलॉजिकली सिम्टम्स जो हो वो देखने को मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि बोन जो है हमारे पास में वीक हो चुके हैं, लीजन्स बन चुके हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो हो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे पता लगाएंगे कि उस क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में मल्टीपल मायलेमा है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है दोस्तों ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों? एनीमिया फाउंड करना है, एनीमिया फाउंड करना है तो CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। क्या करवाएंगे दोस्तों? CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। इसके अंदर हम हीमोग्लोबिन भी देख लेते हैं, देन इसके अंदर जो हम RBC भी देख लेते हैं, इसके अंदर हम WBC भी देख लेते हैं, इसके अंदर प्लेटलेट भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर MCH, MCV, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। मतलब ये सारे की सारी चीजें जो हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर जो है वो देख लेते हैं। एनीमिया है, ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा या डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो CBC करवाते हैं। CBC में हमें पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कम है, RBC हमें कम देखने को मिलेगी, WBC भी कम देखने को मिलेगी, या हो सकता है सडनली एलिवेटेड हो जाए, ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है वो सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में टेस्ट है इसके आइडेंटिफिकेशन का। क्यों दोस्तों? क्योंकि डायरेक्टली हम सीरम में जो है वो प्रोटीन देख लेंगे। कौन सी प्रोटीन देख लेंगे? डिटेक्ट एम प्रोटीन। एम प्रोटीन ही तो थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये देखो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसके अंदर जो है वो हमें कौन सी देखने को मिलेगी, ये देखो एम प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो एम प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगी। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस हम देख सकते हैं, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस SPEP, ठीक है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसके द्वारा हम डायरेक्टली जो है वो ब्लड के अंदर एम प्रोटीन देख लेंगे, और ये एम प्रोटीन जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? एबनॉर्मल प्रोटीन है, एबनॉर्मल प्रोटीन है। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो कहां पे दिखाई देगी दोस्तों? मल्टीपल मायलेमा में जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरोसिस। इम्यूनोफिक्सेशन इन द सेंस कि हम फिक्स करके जो है वो हम फाइनली देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज की दिक्कत है। नेक्स्ट सीरम फ्री लाइट चेन एसे। सीरम फ्री लाइट चेन जो है वो ऐसे देखेंगे, और कैल्शियम देखेंगे एंड क्रेटिनिन लेवल देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कैल्शियम लेवल भी जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था क्या होता है दोस्तों? हाइपर कैलेमिया होता है। क्या होगा दोस्तों? हाइपर कैलेमिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हाइपर कैलेमिया इन द सेंस कि नॉर्मल हमारे पास में होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड 8.5 से लेके 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो कैल्शियम लेवल होता है। अगर 8.5 से कम हो गया दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया, और 10.8 से ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, कैल्शियम एलिवेटेड देखने को मिलेगा। और क्रिएटिनिन लेवल क्या होगा दोस्तों? ऑफ कोर्स क्रिएटिनिन लेवल भी जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी जो है वो रीनल फेलियर हो चुका है।
अब रीनल फेलियर हो चुका है, मतलब रीनल सही तरीके से जो है वो कार्य नहीं कर रही है। रीनल सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो जो हमारे पास में क्रिएटिनिन लेवल है 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो क्रिएटिनिन लेवल है, अब ये 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा क्रिएटिनिन लेवल। क्लियर है? ये हो गया टेस्ट, ये तो हो गया ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो यूरिन में देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेंस जोन प्रोटीन जो हो देखने में मिलेगी। ठीक है, मैक ग्रिगो जोन्स ने जो है वो इसको फाइंड आउट किया था, इसीलिए जो है वो इसका नाम दिया गया था बेंस जोन्स प्रोटीन। बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो हमें बेसिकली जो है वो देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इसमें भी बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यूरिन में हमें बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी में 10% प्लाज्मा सेल्स कन्फर्म मल्टीपल मायलेमा। ठीक है, बोन मेरो बायोप्सी में देखेंगे अगर हमारे पास में 1-2 प्लाज्मा सेल्स में कोई दिक्कत आ रही है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% प्लाज्मा सेल से भी ज्यादा में जो है वो हम कंफर्म कैसे कर लेंगे कि ये हमारे पास में मल्टीपल मायलेमा है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग। इमेजिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्केलेटल सर्वे करवाते हैं, यानी कि एक्सरे देखते हैं, और एक्सरे में हम देखेंगे पंच आउट जो है वो लीजन्स, यानी कि छोटे छोटे खोखले नुमा संरचना जो है वो हमें दिखाई देगी। स्केलेटल सर्वे करवाते हैं या हम डेक्सा करवाते हैं। ठीक है, डेक्सा स्कैन आपने सुना होगा, जो कि बोन डेंसिटी टेस्ट के लिए किया जाता है। बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो होता है, डेक्सा स्कैन बोलते हैं इसको, डेक्सा स्कैन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट जो हम करवाते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सर्वे करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, जिसमें पंच आउट लीजन जो है देखने को मिलेगा, और उसके बाद एमआरआई और सीटी स्कैन करवाएंगे, जिसमें हमें जो है वो बोन में कितनी % इन्वॉल्वमेंट है वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेजिंग कैसे करते हैं। स्टेजिंग इन द सेंस, अब देखो हमें पता चल गया मल्टीपल मायलेमा है। ठीक है, अब मल्टीपल मायलेमा की स्टेज कैसे करेंगे, तो स्टेज के लिए यहां पे 2 मेथड सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। एक आता है हमारे पास में इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम, इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि मल्टीपल मायलेमा के लिए काम आता है, और एक दूसरा आता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं ड्यूरेन सैलामोन स्टेजिंग। ठीक है, दोनों स्टेजिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हो। मल्टीपल मायलेमा देख लिया हमने, अब मल्टीपल मायलेमा देखने के बाद में हम देखेंगे कि ये कौन सी स्टेज का मल्टीपल मायलेमा है। तो इस आधार पे जो हो हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम को, जो हो हम फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम के आधार पे जो हो मल्टीपल मायलेमा को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। बहुत इजी है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों, लो बीटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड हाई एल्बुमिन जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास में लो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, हमारे पास में जो माइक्रोग्लोबुलिन है, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है, वो लो देखने को मिलेगा, और हाई एल्बुमिन लेवल जो हो देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास में कि सेकंड स्टेज में इंटरमीडिएट लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास में माइक्रोग्लोबुलिन भी ठीक मिलेगा और एल्बुमिन भी जो है वो ठीक मिलेगा। ठीक, लेकिन लास्ट आता हमारे पास में स्टेज थर्ड, इसमें हाई बीटा माइक्रोग्लोबुलिन जो हो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 3 स्टेज है, आपको मेन कंसंट्रेशन माइक्रोग्लोबुलिन या हम कहें बीटा माइक्रोग्लोबुलिन पे डिस्कस करना है। लो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन या लो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कम रहेगा तो स्टेज फर्स्ट, ठीक ठाक रहेगा तो स्टेज सेकंड, और अगर हाई बीटा माइक्रोग्लोबुलिन मिलेगा तो स्टेज थर्ड। सेकंड आ गया हमारे पास में, दैट इज का ड्यूराई सैलामोन स्टेनिंग। इसके आधार पे जो है वो हम इसको फिर 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करेंगे। ड्यूराई सैलामोन स्टेनिंग के आधार पे जो है 3 कैटेगरी। पहली चीज आ गई स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में हम क्या क्या चीज देखेंगे, स्टेज फर्स्ट में हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक रहेगा। ठीक है, इससे भी अगर ज्यादा चीजें जो है वो हमारे पास में डिक्रीज आई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, कैल्शियम लेवल जो हो नॉर्मल रहेगा, लेस देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हमारे पास में नॉर्मल होता है। वो बढ़ता बढ़ता अगर 12 तक रह गया तब तक हम मान सकते हैं, 12 से अगर 12 तक ही रह गया तब तक हम मान सकते हैं, यानी कि 10.8 से लेके अगर 12 के बीच में रहता है, 10.8 से लेके 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको स्टेज फर्स्ट में डालेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नो लाइटिक बोन लीजन्स, किसी बोन के अंदर
मल्टीपल मायोलोमा तो है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लीजन्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जी लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएंगे, और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएंगे। और यूरिन के अंदर यूरिन मोनोकोबल प्रोटीन जो है वो लेस देन 4 ग्राम पर डे तक की होगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसको स्टेज फर्स्ट में डालेंगे। अब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, ठीक है। प्रोग्रेस क्या होगी, हीमोग्लोबिन 10 से जो है वो और ज्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। कैल्शियम लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कैल्शियम लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। देन उसके बाद छोटे छोटे जो है वो लीजन्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास में सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जी है या सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, ये भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे। और जो हमारे पास में जो प्रोटीन का लॉसेज है वो मोर देन लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसको हम किस में डालेंगे, स्टेज सेकंड के अंदर डालेंगे। इसके सेकंड में क्या होता है दोस्तों, जो न तो स्टेज फर्स्ट में आ रहा है और न स्टेज थर्ड में आ रहा है, उसको हम डालेंगे स्टेज सेकंड में। अब स्टेज थर्ड को हम ले लेते हैं कि स्टेज थर्ड क्या कहता है। स्टेज थर्ड कहता है कि इसमें हीमोग्लोबिन लेवल जो हो कितना रह जाएगा दोस्तों, हमारे पास में 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब एनीमिया धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए कहां तक पहुंच गया दोस्तों, 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे पहुंच गया। सीरम कैल्शियम लेवल हाइपरकैलेमिया होता है, देखा अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा और हीमोग्लोबिन लेवल जो हो डिक्रीज होगा। अब वो कैल्शियम लेवल जो हो मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है लाइटिक बोन लीजन्स। अब आपको बोन में छोटे छोटे जो है वो लीजन्स दिखाई लग जाएंगे। और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो मोर देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाएगा। और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो मोर देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यूरिन मोनोकोल प्रोटीन जो है वो 12 ग्राम पर डे से भी जो है ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये होता है हमारे पास में सेकेंड स्टेज। याद रखना, ड्यूराइज सोलोमन स्टेजिंग और इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम दोनों आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम में हमें सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन का ध्यान में रखना है, और ड्यूरिंग सोलोमन स्टेजिंग में हम हीमोग्लोबिन, कैल्शियम लेवल, लीजन्स, इन सब का जो है वो ध्यान में रखना है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इन सब का जो है वो ध्यान में रखना है। और जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है वो आ जाएगा हमारे पास में स्टेज सेकंड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल चीज मैं बता दूं कि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसका नहीं है कि ये सारी चीजें इसके लिए यही जो है वो बेनिफिशियल है, नहीं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, उसकी हेल्थ पे और उसकी डिजीज कंडीशन पे, ठीक है, कि उसको और कोई डिजीज तो नहीं है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रीटमेंट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ अगर बहुत अच्छा एथलेटिक्स है तो इजी रिकवरी होगी, ठीक है। डिजीज कौन सी स्टेज में है, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो जल्दी रिकवरी होगी, सेकेंड स्टेज में है तो थोड़ा टाइम लगेगा, थर्ड स्टेज में है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम क्या करेंगे, देन उसके बाद सपोर्टिव केयर को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम करते हैं दोस्तों सबसे पहले कीमोथेरेपी। देखो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कीमोथेरेपी करेंगे, ठीक है। और कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स देंगे दोस्तों, मेल्फेनान एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो ड्रग्स देते हैं। देन उसके बाद टारगेटेड थेरेपी देंगे जिसमें हम जो है वो ब्रोटिजोम एंड कॉर्फिजोम जो है वो देंगे। टारगेटेड थेरेपी होते हैं जो हमारे पास में ब्लड प्रोडक्शन को, या हम कहें कि जो हमारे पास में आरबीसी प्रोडक्शन को जो है वो इंप्रूव करती है। नेक्स्ट इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स। इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स में हम जो है वो थेलाजाइडामाइड देंगे या लेनाडेडामाइड जो है वो देंगे, ठीक है। इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स इम्यूनिटी को जो है वो इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जैसे डेक्सामेथाजोन। डेक्सा खूब ज्यादा काम में लिया जाता है मल्टीपल माइलोमा में। एंड उसके बाद ऑटोलोगस स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अगर क्लाइंट की एज यंग है, फिट पेशेंट है, तो हम ऑटोलोगस स्टेम सेल्स का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करेंगे, बट ये बहुत रेयर केस में जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव केयर। पहले तो था हमारे पास में प्राइमरी केयर, अब आता है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में हम जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या देते हैं दोस्तों,
बाइफॉस्फोनेट जो है वो देंगे, ताकि बोन डिजीज को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। जो बोन डिजीज हो चुकी है उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके, वो सारी चीजें देंगे। नेक्स्ट इरिथ्रोपोइटिन देंगे। इरिथ्रोपोइटिन देंगे एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। आपको पता ही है रीनल फेलियर हो चुका है, रीनल डिजीज सही तरीके से रीनल डिजीज हो चुकी है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन जो है वो सीक्रेट नहीं हो रहा, तो इरिथ्रोपोइटिन देंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक देंगे। आपको पता है एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रोकने के लिए या इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। नेक्स्ट डायलिसिस करवाएंगे फॉर किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर हो चुका है, क्रिएटिनिन लेवल जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उस क्रिएटिनिन लेवल को जो है वो हमें कंट्रोल करना है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने हैं उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डायलिसिस करवाते हैं। न्यूअर थेरेपी जो आजकल काम में ली जाती है उसमें हम बोलते हैं CAR-T टी सेल्स, ठीक है, कार्ट टी सेल्स थेरेपी और मोनोकोलोगल एंटीबॉडीज जो है वो देंगे। अब ये देखो CAR-T थेरेपी जो है वो क्या कहते हैं, इसके अंदर बेसिक क्या करते हैं, सिंपली समझो। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो हमारे ब्लड से जो है वो टी सेल्स को बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर से टी सेल्स को जो है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये टी सेल्स को बाहर निकालने के बाद में क्या होता है, ये बेसिकली जो हो मतलब कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं, CAR, ठीक है, कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर्स इसके ऊपर अटैच किए जाते हैं, यानी कि मेक कार टी सेल्स इन द लैब। अब देखो होता क्या है, ये जो हमने टी सेल्स निकाली, ठीक है, अलग अलग वर्ड है ना, कार टी सेल्स थेरेपी। सेल थेरेपी तो मतलब सेल के द्वारा हम जो हो किसी को ट्रीटमेंट देंगे, उसको हम जो बोलेंगे दोस्तों सेल थेरेपी, ठीक है। अब टी सेल थेरेपी मतलब टी सेल इन्वॉल्व है। अब ये कार कहां से आया, ये आया है हमारे पास में कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर, यानी कि ये जो हमने टी सेल्स यहां पे निकाली, उस टी सेल्स को हम लैब में भेज देते हैं, ठीक है, और लैब में भेजने के बाद में जो है वो उनके ऊपर कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल टी सेल थी, अब इसके ऊपर हमने क्या किया है दोस्तों, इस टी सेल के ऊपर जो है वो इस तरीके से, जैसे ये वाई शेप है, ठीक है, ये लो वाई शेप, ये कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर जो हमने अटैच कर दिया, और क्या बना दिया दोस्तों, इसको बना दिया CAR-T सेल्स, कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल इसको बना दिया। क्लियर, समझ में आ गया। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से मान लो कि कोई पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस गया, ठीक है, अब उस आतंकवादी को जो है वो हमने यहां पे रखा, उसको मार दिया, मारने के बाद उसके अंदर बम फिट कर दिए, ठीक है, और वो डेड बॉडी जो है वापस टेररिस्ट को दे दी, आतंकवादी को दे दी। देन उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फट गया, तो वो आतंकवादी उन्हीं के लिए जो है वो आत्मघाती का रूप में काम करेगा, जिसको हम कहते हैं, जैसे आजकल इजराइल वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसी के अंदर जो है बम रख दिया, देन जैसे ही वहां लेके जाएंगे वो बम जो है वो फूट जाएगा, ठीक है। इसको इसी तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड से टी सेल्स लिया, उस टी सेल्स को जो है वो हमने लैब के अंदर कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर लगा दिए, वो कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बना दी, उसको फिर हम ग्रो करवाएंगे, उसको लाखों की संख्या में ग्रो करवाएंगे, और वापस से जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर देंगे, इन्फ्यूज CAR-T सेल्स इनटू द पेशेंट, और वो पेशेंट के अंदर जो है वो टी सेल्स जो है वो चली जाएगी, तो वो ब्लड में जाने के बाद में वहां पे जो बेकार वाली प्लाज्मा सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ में आ गया। तो ये न्यू थेरेपी है CAR-T सेल थेरेपी, ठीक है। और मोनोकोलर एंटीबॉडी देते हैं, जिसमें हमारे पास में जो है वो डेट्रामोज जो है वो देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्नोसिस। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, ठीक है, तो मल्टीपल मायलोमा इज जनरली इनक्योरेबल बट ट्रीटेबल, ठीक है, पूरी तरीके से ठीक हो जाए या एकदम 100% रिकवरी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो ट्रीट कर सकते हैं इसको। विथ फ्यू न्यू ट्रीटमेंट सर्वाइवल हैज इंप्रूव्ड। अभी जो नए ट्रीटमेंट आए हैं उसके हिसाब से अभी सर्वाइवल रेट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका। नेक्स्ट, मीडियन सर्वाइवल कितना होता है, 5 से 7 साल तक जो है वो मेरी डिपेंड ऑन स्टेज एंड रिस्पॉन्स और टू ट्रीटमेंट, ठीक है। नॉर्मली 5 से 7 साल तक जो है हम अच्छे तरीके से जो है वो इसको रिकवर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड होता है स्टेज के ऊपर और ट्रीटमेंट के ऊपर। लास्ट स्लाइड हम ले लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नर्सिंग के पर्पज से जो है वो हमारे पास में हमें क्या करना है। सबसे पहले मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन साइज। देखो मल्टीपल माइलोमा है तो हमारे पास में इम्यूनोसप्रेशन है। इम्यूनोसप्रेशन है मतलब ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में एंटीबॉडीज डिक्रीज है। एंटीबॉडीज डिक्रीज है तो इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है तो उसको हम पहले से ही जो है वो मॉनिटर करेंगे कि कहीं कोई इन्फेक्शन साइन तो नहीं है। नेक्स्ट आता है पेन मैनेजमेंट। दोस्तों मल्टीपल माइलोमा के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर जो है वो पेन होता है,
बोन का पेन सबसे ज्यादा सीवियर होता है, किडनी स्टोन का पेन भी सीवियर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जो हो बोन का पेन होता है। तो पेन मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट हाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि अब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो लोग लिक्विड लेना कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्लाइंट जो है वो हमारे पास में उसको मेंटेन करने के लिए, या किडनी जो हो डैमेज हो चुकी है तो हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पेशेंट एजुकेशन अबाउट मेडिकेशन एडहेरेंस, पेशेंट को मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये एक एक मेडिकेशन जो हो वो आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एंड इमोशनल सपोर्ट एंड पैलेटिव केयर व्हेन नीडेड, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट कैसे, मल्टीपल मायलेमा हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो दोस्तों कैंसर के नाम से वैसे ही लोग जो है वो डर जाते हैं और उनको अपनी मौत दिखाई देती है। इवन कैंसर से आदमी कम मरता है, उसका नाम सुन के जो है वो जल्दी मर जाता है। तो उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसको अच्छे तरीके से बताएंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये भी और डिजीज की तरह डिजीज ही है, तो आपको डरने की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट देंगे। एंड पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर कौन सी होती है दोस्तों, जो मरने के समय दी जाती है कि अब बंदा कैंसर से सफर कर रहा है तो उसको किस तरीके से हम केयर दे सकते हैं, उसको हम देते हैं हॉस्पाइस केयर या पैलेटिव केयर जो है वो देंगे अगर जरूरत पड़ी उस हिसाब से। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में 2 शब्द बताइएगा, कल नेक्स्ट क्लास जो है वो हम और शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।